हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके साथ हम रचना मैम के पास जाते हैं, डॉक्टर रचना के पास। वो है ऑटिज्म क्या होता है, या हम उनको क्यों विजिट करते हैं और वो कैसे इस चीज को बता पाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये इश्यूज आ रहे हैं। सो मैम, आप हमें प्लीज डिटेल में बताएं कि ऑटिज्म क्या होता है। आई गेस ये बहुत बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और हम सभी इसको हर लेवल पर अलग अलग तरीके से समझ रहे होते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे थेरेपिस्ट हों या दूसरे केयर गिवर्स जो बच्चों के साथ में होते हैं। जब भी हम ऑटिज्म बोलते हैं तो एक चीज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि ऑटिज्म को बीमारी नहीं कहा जाता, डिसऑर्डर कहा जाता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। जब हम ऑटिज्म कहते हैं तो कहना चाहते हैं कि वो बच्चे जिनमें सोशल और कम्युनिकेशन डेफिसिट होते हैं, जिनके सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन उनके पीयर ग्रुप या उनके एज ग्रुप से पीछे होते हैं। जहाँ तक हम कहें इसके लिए डायग्नोसिस के लिए क्या करना पड़ता है, तो ज़्यादातर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, MRI, EEG या फैंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन बीमारियों के लिए एक मैनुअल होता है जिसे DSM-5 कहा जाता है। DSM-5 अभी लेटेस्ट वर्जन है जो हम इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए। और ये DSM-5 हमें क्राइटेरिया देता है कि कब हम उस बच्चे को इस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जो लोग डायग्नोसिस करने के लिए केपेबल हैं या जिनके लिए निर्धारित किया गया है कि ये लोग ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि इन बच्चों में ऑटिज्म है कि नहीं, उनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस आते हैं और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं। और एक्चुअली क्वांटम को देखते हुए पीडियाट्रिशियंस को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऑब्जर्व करके बता पाएं कि क्या ये बच्चा ऑटिज्म के लिए क्वालिफाई करता है। एंड DSM-5 के जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हैं, एक तो ये कि सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट होना चाहिए। इसका मतलब जो सोशलाइजेशन है, आसपास के एनवायरनमेंट से जो कनेक्ट है, जो लोगों से कनेक्ट है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो एज ग्रुप से कम हो। बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, चाहे जेस्चर से, चाहे हाव भाव से, या बोलचाल या लैंग्वेज या भाषा की कमी जो होती है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एंड दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर, मतलब एक ही तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, चाहे वो मोटर एक्टिविटी हो, हाथ पैर से होने वाली हो, या बोलचाल वाली हो कि वही चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो ये दोनों क्राइटेरिया के लिए जब आप किसी बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, उसको समय देते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आप बता पाते हैं कि क्या वो DSM-5 क्राइटेरिया में फिट होता है। तो ये सबसे एक इनिशियल लेवल होता है डायग्नोसिस का। और कई बार यदि लगा कि इस बच्चे में और भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फर्दर इवैल्यूएशन या दोबारा देखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें भी स्केड्यूल की जाती हैं कि इसे हमें दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। और बहुत बार हो सकता है कि एक बार में आप उस बच्चे को पूरा ना समझ पाएँ, और समय की ज़रूरत है, और विजिट्स की ज़रूरत है, और तरह के स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत है। तो ये हमेशा एक कंबाइंड अप्रोच या डायग्नोसिस होता है। लेकिन क्या इस प्रोसेस को लेंदी बनाना और लंबा बनाना ज़रूरी है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम अर्ली डायग्नोसिस की बात करते हैं और हमें वो सिम्टम्स दिखने शुरू हुए हैं जो कि रेड फ्लैग्स के लिए, शुभी कैन गाइड अस ऑन दैट। सो मे बी हम जब अर्ली डायग्नोसिस बोलते हैं तो हम कितना जल्दी ये बोल सकते हैं कि शायद हम ऑटिज्म से डील कर रहे हैं, और कौन से इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो हमें कैटेगरिकली एज अ पेरेंट, एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन ध्यान रखना ज़रूरी है। आई गेस शुभी कैन गाइड अस। सो जब हम चालू करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को असेस करना, तो राइट फ्रॉम बर्थ हम इनिशिएट करते हैं वो चीज़। इसके साथ में हमारे जो मेजर माइलस्टोन्स रहते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पे डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करते हैं। सो इनिशियली हम मोटर स्किल्स और मेंटल स्किल्स को बहुत डिफरेंट तरह से असेस करते हैं किसी छोटे बच्चे में, 6 मंथ से छोटा बच्चा। सो हम फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो उसमें मोटर माइलस्टोन्स हमारे ज़्यादा नोटिस में आते हैं, इवन पेरेंट्स के, कि बच्चा बैठ रहा है, खड़ा हो पा रहा है कि नहीं।
बट जहाँ पर सोशली कनेक्ट होने की बात आती है वो हम एज अर्ली एज 4 months में नोटिस करना चालू कर सकते हैं। जब बच्चा चेहरा देखना चालू करता है, आप उससे बात कर रहे हो तो बच्चा आपको देख करके स्माइल करेगा, ठीक है। एंड जब हम बच्चे को नाम से बुलाते हैं 8-9 months के आसपास, तो आपके नाम, बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना। जब हम उसके साथ में खेलते हैं तो एक रेसिप्रोसिटी हमें दिखती है कि हम बच्चा हमसे कनेक्ट हो पा रहा है। और जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है उसमें हमारे सोशल कम्युनिकेशन के माइलस्टोन्स अलग टारगेट होते हैं। लाइक 1 year के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉइंटिंग आ जानी चाहिए। लेट से लेट हम 18 months तक का मानते हैं कि अगर कोई बच्चे को ज़रूरत की चीज़ लग रही है तो उस डायरेक्शन में पॉइंट करके बताना कि हमें क्या चाहिए। एंड जहाँ पर अपना इंटरेस्ट कुछ आ रहा है, जैसे दूर कुछ बच्चे को एनिमल दिख गया है, उसको लग रहा है कि नहीं ये मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है एंड मम्मी का अटेंशन लेना है, मुझे पॉइंट करके दिखाना है। सो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 years तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए। सो पॉइंटिंग और जॉइंट अटेंशन कहा जाता है। लेट एजेस में फिर ये चीज़ें अगर प्रेजेंट नहीं कर रही है तो पेरेंट्स को तब नोटिस करने में आता है कि नहीं बच्चा लेट बोल रहा है। सबसे पहले उनके वही नोटिस में हमारा बच्चा सोशली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ईदर दैट या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज में हमें पीछे मिलेगा बच्चा। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड फर्स्ट ईयर पे आ जाएगा, 2 मीनिंगफुल वर्ड फ्रेजेस या बाहर चलो, खाना दो, इस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 years तक आ जानी चाहिए। सो कॉम्बिनेशन वर्ड जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी लैंग्वेज माइलस्टोन्स की। सो इन दोनों में एक सिंक्रोनिसिटी रहती है, दोनों बैलेंस्ड वे में चलते हैं कि बच्चा कैसे सोशली कनेक्ट हो पा रहा है और अपनी नीड्स कैसे बता रहा है, उसके साथ में इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, बच्चों से मिक्स हो रहा है कि नहीं। सो सोशली कनेक्ट कितना बच्चा हो रहा है वो मैटर करता है। सो अलग अलग एज ग्रुप में हमारे लिए अलग अलग माइलस्टोन्स है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। अर्लीस्ट हम 6 months के अराउंड नोटिस कर सकते हैं कि अगर बच्चे में कुछ डिफरेंट हो, बट वो यूजुअली 1 या 1.5 year के बाद में पिकअप होता है, क्योंकि तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अर्थपूर्ण शब्द पहली बार बोलना चालू करेगा और वहाँ पे पेरेंट को लगता है कि नहीं बोला बच्चे ने। सो ये अर्लीस्ट रेड फ्लैग्स हमारे फर्स्ट ईयर में ही पिकअप हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 year। तो आई वुड टोटली एग्री विथ व्हाट शी सेड, बिल्कुल ये सही है। और बहुत बार ये देखने में आता है कि जब यही बच्चा जो ऑटिज्म के साथ में पेरेंट्स हमारे पास आए हैं, वो बहुत बार कहेंगे कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो सब कुछ कर रहा था, 4 महीने 6 महीने 9 महीने में जो होना चाहिए उसने सब कुछ किया। और वही पेरेंट्स जब सेकेंड टाइम पेरेंट्स बनते हैं तो इमीडिएटली हमारे सामने आके एग्री करते हैं कि हमारे इस बच्चे ने जो जो किया है वो हमारे पहले बच्चे ने कभी भी नहीं किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को जो एक इंटरेक्शन सोशल कम्युनिकेशन बच्चे का इन्फेंसी में होता है वो उतना पता नहीं होता है, और हमारे पास वो डिटेलिंग देखने के लिए कोई वीडियो सिस्टम या सो हम टाइम में वापस नहीं जा सकते। लेकिन वही सेट ऑफ पेरेंट्स जब एक और टोटली नॉर्मल बच्चे को देखता है तो हमें तुरंत बताता है कि हमारा ये बच्चा ऐसा नहीं था, कनेक्ट होता था लेकिन लेवल ऑफ कनेक्ट ऐसा नहीं था जैसे ये बच्चा कर पा रहा है। एंड वेरी सिंपल थिंग्स, लाइट फैन बताता है कि नहीं, बॉडी पार्ट्स पॉइंट करता है कि नहीं, गिव टेक कर दो, पैट अ केक, सिंपल क्लैपिंग। और हमारे लोकल लैंग्वेजेस में जो छोटे छोटे चीजें हैं जो पेरेंट्स बच्चों के साथ में करते हैं, चिड़िया उड़ एंड ऑल दैट सिंपल थिंग्स, लाइक यू नो ऑल लोकल लैंग्वेजेस में इन्फेंट्स को ये सारी चीजें और कनेक्ट बताने के लिए अपने अपने तरीके हैं। ना इन मराठी दे हैव देयर ओन थिंग्स। एंड मैं हमेशा जब भी पेरेंट्स को देखती हूँ तो देखती हूँ कि वो हमारे सामने वो चीजें कर रहे होते हैं कभी कभी बताने के लिए कि देखिए हम ये करते हैं लेकिन ये तो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वो उनको पिकअप करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स अपने गैजेट्स और अपने चीजों में इतने बिजी हो गए हैं कि कई बार उनको ये कनेक्ट देखने का समय ही नहीं होता है। तो आप मुझे पूछें तो पेरेंट्स की भी जो गैजेट्स और क्वालिटी टाइम बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सो इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो चिल्ड्रन गेटिंग अफेक्टेड बाय गैजेट्स एंड स्क्रीन टाइम, ये 2-way टेक्निक है ऑलमोस्ट, कि जो पेरेंट्स को जिस तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन कहीं कहीं मिस हो रहा होता है।
बाय 12 मंथ्स 18 मंथ्स वो इतना परफेक्टली एस्टेब्लिश हो चुका होता है कि प्रोफेशनल्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, प्ले ग्रुप अटेंडेंट्स को, सबको दिख रहा होता है कि ये बच्चे में ये कमियां हैं। लेकिन उसके पहले देखने के लिए जो हमें आंखें चाहिए वो दूसरा नॉर्मल बच्चा देखने के बाद ही उनमें आ पाती है। इस एडिशन में मैम मेरे पास एक क्वेश्चन था जो बहुत सारे पेरेंट्स का होता है कि जिनके पास भी बॉय चाइल्ड होता है। एक इंडियन सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन सी बात है, शायद मैम ने भी फेस की होगी हॉस्पिटल्स में। जनरली जो भी पेरेंट आता है ना, उसका पहला कंसर्न हमेशा स्पीच डिले होता है। मैंने देखा है, जो मेरा अपना एब्सोल्युटली। अगर बच्चे में कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं है तो स्पीच डिले विल बी द फर्स्ट कंसर्न। 100% ऑफ देम विल कम विद स्पीच डिले। 100% को केवल स्पीच से प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ये इन एडिशन जो अभी आपने बताया, मैं उस बारे में ही कहना चाह रही थी कि हमारे जो इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो हमारे आसपास के नेबर्स होते हैं, जब हम एज अ मदर उनसे ये कंसर्न शो करते हैं तो वो ये कहते हैं लड़के हैं, थोड़ा लेट भी बोलते हैं। सो ये जो है वो फॉर्म हो चुका होता है, जैसा कि आपने बोला कि पेरेंट्स थोड़े डिले हो जाते हैं। सो हाउ टू टैकल दैट, मतलब हमें पहले किससे मिलना चाहिए? हु विल बी द फर्स्ट स्पेशलिस्ट टू आस्क अदर देन ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स, उनके अलावा, बिकॉज उनकी गाइडेंस में गलत हो जाता है। ऑफ कोर्स, आई मीन देखिए, सबसे पहले तो पीडियाट्रिशियन ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को ट्रैक करने के लिए ट्रेंड भी होते हैं और आपको उन्हें बताना चाहिए। हमसे गलती वहां हो रही होती है जब हम स्पीच को बहुत ऊपर रखते हैं। हम ये नहीं सुन रहे होते हैं कि हमारा बच्चा समझ भी रहा है कि नहीं जो उसे बोलना है, क्या उसको पता भी है कि कौवा क्या होता है, चिड़िया क्या होती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये बोले, लेकिन ये जानता भी है कि वो क्या है। तो बहुत बार उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आसपास की चीजों की, पुअर कनेक्ट होने की वजह से वो नहीं हो रही होती है, जिसे हम रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्योंकि वो आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहा है, वो पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, वो आसपास की चीजों को समझ नहीं रहा है, तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैसे आएगा? क्योंकि वो अपने आप में है काफी हद तक। एंड ऑल्सो शुभी कैन ऐड टू इट। यस, एंड इसके साथ में जब हम स्क्रीनिंग या सर्विलेंस की बात करते हैं, जो इनिशियली ही चालू हो जाता है, सो 1.5 मंथ जब भी बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आ रहा होता है, तो हम कुछ लीडिंग क्वेश्चंस सारे माइलस्टोन से पूछ सकते हैं, जो पीडियाट्रिशियन भी कई बार पूछते हैं। उसके साथ में स्क्रीनिंग के लिए टूल्स है, गवर्नमेंट ने जैसे कार्ड निकाला है, MCP कार्ड बोलते हैं, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, बुकलेट जैसा ही, जिसमें सारी डिटेल्स रहती है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की, अलग अलग एज ग्रुप में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को क्या करना है। सो उसमें ग्रीन जोन भी रहती है, ब्लू जोन रहती है स्टिमुलेशन के लिए, कि आप बच्चे के माइलस्टोन्स को और इम्प्रूव करने के लिए या उस पर वर्क करने के लिए आप क्या स्टिमुलस दे सकते हैं, बच्चे से कैसे खेल सकते हैं। और फिर रेड जोन रहती है, जो रेड फ्लैग को इंडिकेट करती है कि अगर बच्चा ये नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली आपके पीडियाट्रिशियन को मिलना रहेगा। सो हर एक एज ग्रुप के लिए ऑलरेडी स्क्रीनिंग कार्ड्स तो हैं या स्क्रीनिंग टूल्स हैं। इसके साथ में अगर हम देखें कि जैसे मैडम ने भी बताया, प्राइमरी कंप्लेंट डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज होती है, और वो नोटिस 1 ईयर के बाद में होती है, क्योंकि तब हम मीनिंगफुल वर्ड्स एक्सपेक्ट करना चालू हो जाते हैं। सो पीक अगर करते हैं हमारे सोशल कम्युनिकेशन एंड स्पीच एंड लैंग्वेज के माइलस्टोन्स, 1 ईयर के बाद में ज़्यादा नोटिस होने में आते हैं। तो शूट उसी टाइम होता है, क्योंकि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा हमसे कनेक्ट करेगा, अब वो पॉइंट करेगा, अब वो चीज़ें शेयर करेगा, कुछ चीज़ पसंद आ गई तो ला के दिखाएगा। सो ये हमें ज़्यादा तब नोटिस करने में आता है। मैम, बच्चों में रिग्रेशन होता है? आपके पास केसेस आते हैं कि बच्चा बिल्कुल सही टाइम पे चला है, बहुत सही टाइम पे नेक होल्डिंग किया है, बैबलिंग्स रही हैं, मम्मा पापा भी बोला है, लेकिन अ सर्टेन एज लाइक 2, 2.25 साल या 2.5 साल में सडनली उसने कुछ भी करना बंद कर दिया हो? तो आप इस बारे में कुछ बता पाओगे कि रिग्रेशन एक्चुअली होता है या बच्चे में पहले से प्रॉब्लम होती है, बट पेरेंट्स खुद को सांत्वना दे रहे होते हैं कि नहीं ये हो जाएगा? सो इज इट एक्चुअली अ रिग्रेशन? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत पजलिंग है, जैसे आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली। एंड वी कैन हैव आवर ओन वर्जन्स। और बहुत बार हमें ये लग रहा होता है कि बच्चा जो बैबल कर रहा है या कुछ वर्ड्स जो बोल रहा है, लाइक वो बोलेंगे बुआ बोलता था, पापा बोलता था, दादा बोलता था, लेकिन क्या कनेक्ट होके बोलता था, वो पार्ट हमेशा मिसिंग होता है। दादा को दादा की तरह बुलाना या पापा को पापा की तरह बुलाना,
तो वो जो फ्यू वर्ड्स उन्होंने सुने होते हैं वो बैबलिंग का पार्ट होते हैं, विदाउट मीनिंग होते हैं कई बार, और फिर उसको हम एज रिग्रेशन बोलते हैं कि लैंग्वेज था लेकिन रिग्रेस हो रहा था। लेकिन कई कई जगह पर ये सही भी हो सकता है कि इंटरेक्शन लेवल इन्फेंसी में थोड़ा बेहतर था, और 1.5 years के बाद में वो चीज़ें जो ऑब्वियसली इंटरेक्शन लेवल में इम्प्रूवमेंट के तौर पे होनी चाहिए वो अब उनको नहीं दिख रही हैं, कि ले लो, दे दो, रख दो, 1 step 2 steps इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, वो सारी चीज़ें जब ऑब्वियस हो जाती हैं, आप टॉडलर से एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसे कहो कि ग्लास ले आओ, कटोरी ले आओ, चम्मच रखाओ, तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए कर पाना, जब वहाँ कमी दिखने लगती है तो वो फिर ऑब्वियस हो जाता है। रिग्रेशन को एग्जैक्टली बोलने के लिए पहले के लेवल की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जो एक माइलस्टोन्स होना चाहिए वो बहुत बार हमारे लिए जानकारी के तौर पे मिसिंग होता है। कुछ छोटे मोटे बिट्स एंड पीसेस में वीडियोस होते हैं जिनमें भी जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें लगता है जो भी हो रहा है वो विदाउट कनेक्ट हो रहा है। सो आई एम एब्सोल्युटली लाइक यू एर एब्सोल्युटली करेक्ट जब आप बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल रिग्रेशन है या हम उसको रिग्रेशन मान रहे होते हैं क्योंकि हमने अभी रियलाइज किया है। जी बिल्कुल, यही योर टेक ऑन दिस? आई फील मीनिंग और पर्पस वाली चीजें वो थोड़ा लेट आती है। सो इनिशियल फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, बच्चे ने देखा और रिस्पॉन्ड करा, बट हमें मीनिंग और पर्पस कितना हम उससे एसोसिएट कर सकते, वी डोंट नो दैट। लेकिन 1 year के बाद में जब बच्चा अर्थ समझना चालू होता है वो चीज मिसिंग मिलती है हमें। सो जहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द बोलना है, जैसे पापा को ही पापा बोलना, मम्मी को ही मम्मी बोलना है, पानी को जैसे बच्चे मम भी बोलते हैं, भूख लगी है तो भू बोल देते हैं, ये भी मीनिंगफुल वर्ड्स में आता है। तो जहाँ पे मीनिंग और पर्पस बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, सोशल कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो उधर हमें दिक्कत ज्यादा दिखती है कि ये पार्ट मिसिंग है, इसलिए बच्चा अब कनेक्ट नहीं कर रहा है। इनिशियल फर्स्ट ईयर में हमें वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो चीज डेवलप हो रही थी। सो वहाँ पे मीनिंग और पर्पस इतना नहीं था, वहाँ पे बस एक पर्सन देखा, उससे कनेक्ट थोड़ी देर के लिए हुआ, बट मीनिंग पर्पस लेटर एज में आता है और वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि पर्पस के साथ में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए कोई प्रॉपर मेमोरी नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉपर लर्निंग नहीं है, वो ब्रेन के लर्निंग एरियाज में उस तरह से रजिस्टर नहीं होता है कि इसका प्रॉपर रिकॉल हो, प्रॉपर इस्तेमाल हो जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ। बिल्कुल सही बात। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आता है कि कुछ बच्चे हैं जो बोलते भी बहुत अच्छा हैं, लिखते भी अच्छा हैं और सारी चीजें ऑलमोस्ट टाइम पे कर रहे होते हैं, बट बहुत भाग दौड़ कर रहे होते हैं, यहाँ चल रहे वहां चल रहे वहां चल रहे, उनको कहते हैं हाइपर एक्टिव हैं। तो क्या हाइपर एक्टिविटी एंड ऑटिज्म, क्योंकि डिले तो देखिए दोनों में ही आता है, उसको पढ़ाई लिखाई में बस बच्चा बैठ ही नहीं रहा है तो पढ़ ही नहीं रहा है, स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, सो क्या ये दोनों डिफरेंट हैं, ASD एंड ऑटिज्म? ये टर्म्स पेरेंट्स बहुत सुनते हैं। ऑटिज्म एंड ADHD दोनों को बहुत बार ओवरलैप करके देखा जाता है, स्पेशली स्कूल में या थेरेपी सेंटर्स में या पेरेंट्स के बीच में, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और उन दोनों को डिफरेंशिएट करना आसान है। दोनों के लिए जैसा मैंने पहले ही कहा कि DSM-5 क्राइटेरिया यूज़ होता है, दोनों के लिए एज ग्रुप अलग होता है। ADHD के लिए एज ग्रुप 5 years के बाद ही शुरू होता है प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए। ये कंफ्यूजन इसलिए ज़्यादा क्रिएट होता है कि ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, पुअर फोकस, लैक ऑफ अटेंशन, ये सारी चीज़ें इनहेरेंटली होती हैं एज अ कोमॉर्बिडिटी, क्योंकि उनमें हाइपर एक्टिविटी एक मेजर कंपोनेंट है ऑटिज्म के बच्चे का। तो कभी भी जब आप 3 साल से छोटे बच्चे को देखें जिसको आप हाइपर एक्टिविटी या ADHD की कैटेगरी दे रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली ऑटिज्म है बजाय ADHD होने के। ये मेरा टेक है एंड दिस इज वेयर आई वुड से वेरी स्ट्रांगली ऑन दिस। सो ADHD का डायग्नोसिस बना पाना अंडर 5 years में मुश्किल होता है क्योंकि उसका जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया है वो 5 years के बाद शुरू होता है। सो आइडियली यदि हम शुरुआत से बच्चे को ट्रैक कर रहे हैं तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रॉब्लम वहाँ आती है जिन बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, उनको शुरुआत में 5 से 6 साल में ही देखा गया
उनके ऑटिज्म के सिम्टम्स ऑलरेडी वीन ऑफ होने लगे हैं, लेकिन उनमें हाइपर एक्टिविटी, पुअर कम्युनिकेशन, पुअर सिटिंग, पुअर अटेंशन अभी भी बाकी है। सो दैट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग। लेकिन उनमें भी जब हम उनके हिस्टोरिकली पूछते हैं कि 2 या 3 साल में बच्चा कैसा था, तो हम हमेशा डिग आउट कर पाते हैं कि उस समय ऑटिज्म के सिम्टम्स थे, जो अब काफी हद तक निकल चुके हैं, बच्चा उससे आगे प्रोग्रेस कर गया है। लेकिन हाइपर एक्टिविटी, कॉग्निशन, समझ वाली चीजें, पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक डिफिकल्टीज, वो अभी भी बाकी रह गई हैं। सो ADHD के सभी बच्चों में एकेडमिक डिफिकल्टी होती है ऐसा नहीं है। तो ADHD में एकेडमिक डिफिकल्टी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑटिज्म के बहुत बच्चों में क्योंकि इनिशियल जो गैप रह गया है कॉग्निशन और समझ की चीज़ों में, उनमें एकेडमिक डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी के साथ में रह सकती है। ट्रू, आई एग्री विथ मैम। एंड जो हमारा सोशल कनेक्ट का कंपोनेंट है वो ADHD में नहीं मिलेगा। वो ऐसा अपीयर होगा कि बच्चे का ध्यान नहीं है, इधर उधर दौड़ गया, हमने बुलाया तो ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज हमें ADHD में नजर आती है। कभी कभी ऑटिज्म की तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, बट जब आप बच्चे के साथ 1-on-1 बैठे हैं तो नॉन वर्बल स्किल्स बच्चे की कैसी है, क्या वो आई कांटेक्ट कर रहा है, उसको जेस्चर समझ में आ रहा है, उसको टोन समझ में आ रही है, बॉडी लैंग्वेज समझ रहा है क्या, बच्चा इंटरेस्ट शेयर कर रहा है क्या, तो वापस से हम सोशल कम्युनिकेशन की स्किल्स की बात कर सकते हैं उसमें। ADHD में वो चीज़ मिसिंग नहीं रही। डिफिकल्टी वहाँ पर आती है जहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन अटेंशन देना है, चीज़ें भूल जाते हैं वो, कई बार चीज़ें मिस आउट हो जाती है, इधर उधर सामान रख देना और मिस करना, तो ADHD में वो अलग कंपोनेंट मिलेगा। ऑटिज्म में डेफिनेटली मेजर प्रॉब्लम इज विद सोशल कनेक्ट, तो सोशल कम्युनिकेशन, जी, सोशल कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन और रेसिप्रोकेट करना, वो चीज हमें ऑटिज्म में मिलेगी। एंड डेफिनेटली स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें ADHD में मिसिंग नहीं होंगे। हाँ जी बिल्कुल, बच्चा सब कुछ कर लेता है, बस ये है कि वो बैठ ही नहीं रहा है। तो स्कूल हैज अ लॉट ऑफ कंप्लेंट कि जब बैठ ही नहीं रहा है बाकी को डिस्टर्ब कर रहा है वो, तो फिर वहां से उसकी लर्निंग पीछे आने लगती है, बिकॉज स्कूल इज नॉट रेडी उनको लेने के लिए बिकॉज ऑफ देयर हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, आजकल मैम एक और बहुत बर्निंग चीजें चल रही हैं, जो भी बच्चे हमारे कोरोना एक बहुत पैंडेमिक में जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं, उनमें चूंकि बहुत सब लोग अपने घरों में थे तो बच्चों को उतना बाहर जाने का मौका नहीं मिला, पार्क जाने का। वो पेरेंट्स के साथ एक बहुत मेजर कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ रील्स चल रही हैं, सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स भी अपना अपना बता रहे हैं, एंड मदर्स भी थोड़ा बिलीव कर लेते हैं बिकॉज बाहर जा ही नहीं रहे हैं। तो एक वर्चुअल ऑटिज्म का एक नया वो शुरू हुआ है कि नहीं ये थोड़े दिन में है एंड ठीक हो जाएगा। हाउ मच टू बिलीव, व्हाट इज एक्चुअल ऑटिज्म एंड व्हाट इज वर्चुअल ऑटिज्म? यदि आप मुझसे पूछें तो वर्चुअल ऑटिज्म एक साइंटिफिक टर्म नहीं है। इसको कहीं अडेप्टेड नहीं है। जैसे मैंने कहा आपसे कि DSM-5 क्राइटेरिया फॉलो होता है, तो उसमें ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसको वर्चुअल नॉन वर्चुअल में कैटेगराइज नहीं किया जाता है। वर्चुअल ऑटिज्म को मिसनोमर ही आप बोल सकते हैं, बिकॉज यदि हम ऑटिज्म कहें तो ऑटिज्म को DSM-5 या दूसरे जो हमारे चेकलिस्ट होते हैं उनसे प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। ज़्यादातर थेरेपिस्ट, पेरेंट्स, यदि उनको लगता है कि स्क्रीन एक मेजर कॉज रहा है तो वो उसको लेबलिंग के तौर पर वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं, लेकिन क्या उसको एक डिफरेंटली हैंडल करना चाहिए, तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। कोई भी बच्चा जिसको ऑटिज्म या ऑटिज्म के फीचर्स हैं उसको मैनेज करना, उसको आगे तक प्रोग्रेस और फॉलोअप देखना, वो सभी में सेम होना चाहिए, चाहे कॉज स्क्रीन रहा हो या कुछ और रहा हो, क्योंकि हर बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का पूरी तरह रिवर्स हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपने कहाँ समझे हैं और कहाँ से अपनी गलतियों को करेक्ट करना शुरू किया है। सो वर्चुअल ऑटिज्म को लाइटली लेना ये ठीक नहीं होता है। बहुत बार आप उसे ठीक कर लें, उसके बाद कहें तो बेहतर है, लेकिन शुरुआत में आप अपने आप को सांत्वना देने लगें कि ये तो माइल्ड है, ये तो वर्चुअल है, हो जाएगा, बिना उसकी ट्रेजेक्ट्री, बिना उसका कोर्स, बिना उसका पाथ देखे हुए उसको वर्चुअल और माइल्ड लेबल करना एक शॉर्ट टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन में वो कभी कभी बहुत रिस्की हो सकता है।
और ओवर कंफर्टिंग हो सकता है पेरेंट्स के लिए, थेरेपिस्ट के लिए, फिजिशियन के लिए। हाँ नहीं, ये सोसाइटी में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता है कि मेरा बच्चा माइल्ड है या वर्चुअल है, लेकिन मैम जो प्रैक्टिकली देखने में आता है वो ये होता है कि अगर सपोज आपका नहीं, जैसे कोई किसी ने बोला कि माइल्ड है और ये अर्ली इंटरवेंशन में है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेरेपी बच्चा एक्चुअली माइल्ड से मॉडरेट में शिफ्ट हो चुका होता है। तो इसके लिए मतलब क्या ये जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर है ये एक्चुअली आप भी सजेस्ट करते हैं या इट इज जस्ट अ स्पेक्ट्रम, तो एज ए स्पेक्ट्रम ही लेना चाहिए? देखिए, माइल्ड मॉडरेट सिवियर जब हम उन्हें हैंडल कर रहे होते हैं, ओवर अ प्रोग्रेस जब हम उनकी असेस कर रहे होते हैं, तब लेबल करना बेहतर होता है। पहली बार में हम उन्हें कह दें कि माइल्ड है बिना उनकी ट्रेजेक्ट्री देखे, बिना उनके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में उसको कितने हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, अपने पीयर ग्रुप से नॉर्मल एक्टिविटी में वो कितना पीछे चल रहा है, ओवरऑल सिस्टम से उसको कितने सपोर्ट की ज़रूरत है, ये माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर डिफाइन करता है। एंड मैं आपसे फुली एग्री करती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जिनको हमने इनिशियली माइल्ड लेबल किया था, पॉसिबली हम उनको हर चीज़ में उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं जितने की उन्हें रिक्वायरमेंट है, और कुछ समय में हमें पता चलता है कि उनका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वाला जो सपोर्ट है वो उनको ज़्यादा सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और अब हम उन्हें बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो मॉडरेट टू सिवियर है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन, जो लोग इनिशियली इवेलुएट कर रहे होते हैं या इनिशियली हम बोल रहे हैं ऑटिज्म है, उसका एक तरीका जो मैंने खुद अपने आप को या जो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि इनको लेबल मत करिए। हमें पता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर के लिए अगले 6 महीने से 8 महीने में हमारा बच्चा क्या क्या करने लगता है, क्या क्या सपोर्ट सिस्टम का ज़रूरत है, उसके बाद हमें उसके बारे में बात करना चाहिए। शुरुआत में ही यदि आप सुनने की ये कोशिश कर रहे हो कि हम बोल दें सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये ओवर कंफर्टिंग हो सकता है। और जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स रहते हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं जिनको हम इवन सर्टिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो इनिशियल 5 years में वी यूज अ टूल कॉल्ड INCLEN डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये टूल सिर्फ येस एंड नो का आंसर देता है कि ऑटिज्म है या नहीं है, एंड इट इज बेटर कि हम छोटे एज ग्रुप के बच्चों को बस डायग्नोसिस देके वैसा रख सकते हैं, साथ में कोमॉर्बिडिटीज भी ऐड कर सकते हैं। 6 years के बाद में काफी कुछ चीजें सेट इन हो जाती हैं, और हम तब फिर कैटेगराइज करें कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैसा लग रहा है, तो वो हम इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, वो हम तब यूज करें तो बेटर सेंसिटिविटी तब आती है। और हम फिर डिफाइन कर सकते हैं इवन सर्टिफिकेशन के पर्पसेस के लिए कि डिसेबिलिटी का % कितना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर बच्चे को बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो हमारे इंडिया में अलग अलग पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली। छोटे एज ग्रुप में हमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखेंगे। तो एक बच्चा जैसे दूसरे जैसा नहीं रहता है, हर बच्चा यूनिक रहता है, ऐसे ही हर बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। हम वो चीज़ सोचते हुए पुराने जितने भी इनिशियल फॉलोअप बच्चे का रहा है, वो उसके बेसिस पे हम ज़्यादा बेटर तरह से बता सकते हैं माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। प्रीवियस सिम्टम्स कितने सीवियरिटी थी उसको कंसिडर करते हुए। सो इट्स बेटर नॉट टू हरी फॉर अ डायग्नोसिस as well as labeling the child for severity की कितना डिग्री का severity है। So to conclude, मैं I mean to take from her कि जब भी हम माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर बोलना चाहते हैं तो पर्पस एक होता है सर्टिफिकेशन, राइट, एंड नंबर 2 पर्पस होता है कि उसको स्कूल में, सोसाइटी में, घर में कितने सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ तब होनी चाहिए जब हमने फाइनली सब कुछ कर लिया है उनके डिसेबिलिटी, उनके डिसऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए। तब हम जानना चाहते हैं कि अब हम कहाँ पर हैं और इस बच्चे को किस सपोर्ट की ज़रूरत है, कितने सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, उसको स्कूलिंग में क्या होना चाहिए। हम शुरुआत से यदि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर पे कैटेगराइज करके और अपने आप को सेग्रीगेट करें तो वो एक मिसलीडिंग हो जाता है। अच्छा मैम, आपसे क्वेश्चन था मेरा ये
कि मुझे लगता है बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो सबसे पहले आपके ही पास आते हैं। अर्ली इंटरवेंशन जो बात कही जाती है कि जितना अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, सो आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है जब कोई पेरेंट आता होगा समथिंग वैक्सीनेशन या किसी भी वजह से कुछ इश्यूज हैं, सो आपको कितना इशू आता है कन्विंस करने में कि आप मैडम या इनके जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं आप उनको भी विजिट करो, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो है ये बताने में। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मुझे लगता है कि जब भी कोई मदर जाती है या तो उनके हस्बैंड होते हैं या फिर कोई दादी नानी, तो डेफिनेटली फर्स्ट चाइल्ड में तो उनको जाते ही जाते हैं एंड दे से कि डॉक्टर की बात मत सुनो, बोलेगा सब होगा। आपके सामने भी करते होंगे कि नहीं बोलते हैं, हमारे घर में मेरे बेटे ने 5 साल पहले 5 साल की उम्र में बोला था या उसने 7 साल में बोला था। सो हाउ मच इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस देम, या वो होते हैं या वो सेकेंड टाइम नहीं आते हैं। जी, बहुत सारे लॉस टू फॉलो अप केसेस रहते हैं। इसके साथ में जितना जल्दी हमें पिकअप हो गया है, तो आई थिंक जैसे ही बच्चा पेरेंट या केयरटेकर के साथ ओपीडी में आता है, फर्स्ट थिंग इज कि आप एक रैपो एस्टैब्लिश कर लो, एक थोड़ा सा ट्रस्ट हम डेवलप कर लें। सो थोड़ी सी ट्रिक रहती है उसके लिए कि आपको समझना रहता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह का माइंडसेट है उनका, कितना एजुकेशन लेवल है, एंड जो हमें कंसर्न्स लग रहे हैं हम कंसर्न की तरह एड्रेस करें। ऐसा डायग्नोसिस ना दे कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मतलब ये मेजर डिसऑर्डर होता है पेरेंट्स के पास। जी, बिकॉज वो इतनी जल्दी मानते नहीं है कि आप इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो कुछ प्रॉब्लम है। जी, क्योंकि कई बार दूसरे भी गवर्निंग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा देख रहा है क्या, बच्चे को एक्सपोजर कितना है एनवायरनमेंट का, कुछ और जेनेटिक फैक्टर्स तो नहीं है जो साथ में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो बहुत सारे डोमेन्स हम देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको समझाना रहता है पेरेंट को या केयरटेकर को कि ये इस एरिया में हमें प्रॉब्लम मिल रहा है, यहाँ पर इसको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस मॉनिटर, और 1 महीने के लिए हम फिर उनको शेड्यूल इंटरवेंशन प्लान देते हैं कि आपको ये अर्ली स्टिमुलेशन में एक्टिविटीज करनी है, बच्चे का ये लेवल है अभी, तो हम ये स्टिमुलेट करके फिर 1 मंथ बाद वापस फॉलोअप करते हैं। उसके साथ में कुछ फैमिली के फैक्टर्स हैं या स्क्रीन टाइम है जिसमें हमें चेंजेस करने हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को, वो हम चेंजेस उनको बता सकते हैं। बट डेफिनेटली इजी होता है या कितना इजीली एक पेरेंट लेता है जब आपके सामने बैठा हो और आप उसे ये बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि सपोज नाम का ही नाम लेते हैं कि मुझे लगता है कि आपको एक बार डॉक्टर रचना दुबे से मिलना चाहिए या पीडियाट्रिक न्यूरो, कितना अच्छे से पेरेंट सामने वाला लेता है। ये जस्ट ऐसे ही पूछना चाह रही हूँ मैं, ताकि सबको पता रहे कि, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक इंडिविजुअल वो सोचता कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हाँ, बट उसको ये पता होना चाहिए कि ये एक इन जनरल इशू है, सारे ही नहीं लेते। मे बी आई कैन ऑल्सो आंसर देयर। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल होता है ऑटिज्म का डायग्नोसिस ब्रेक करना। कोई भी सीरियस बीमारी जो क्रॉनिक है या सीरियस कंडीशन जो कि क्रॉनिक है, ये लंबे समय वाली है, ये ऐसा नहीं है जो 5 दिन 10 दिन में ठीक हो जाती है। इसमें बहुत सारे लाइफस्टाइल चीजें हैं जो पेरेंट्स से जुड़ी हुई हैं, बच्चों से जुड़ी हुई हैं, उसको ब्रेक करना और बोलना ये हमेशा मुश्किल होता है और बहुत बार ये हम डिले कर रहे होते हैं। मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ, हेल्थ प्रोफेशनल्स हम इसे डिले कर रहे होते हैं। सो एट टाइम्स वी आर बीटिंग अराउंड द बुश, राइट। वो कुछ हद तक शुरुआत में सही है जब आपको पता है कि ये पेरेंट्स बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे और उनके ईयर्स बिल्कुल भी ओपन नहीं है ये चीज सुनने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस जितना छोटा हो जाए वो उतना बच्चे के लिए बेनिफिट है जी। इसको लंबा करते जाना, इसको बहुत कैटेगरिकली क्लियरली नहीं बता पाना, वो हमारी कमी में आ जाएगा जी। तो मैं आपको कहूँ तो हमें किसी ना किसी तरह से वो डायरेक्शन अपनाना पड़ता है कि वो सुने समझें और बच्चे के बेनिफिट में जाएं। तो यदि आप मुझे कहें तो हाउ आई डील विद इट, मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं हमेशा ये शुरू करती हूँ कि देखिए आपका बच्चा ये कर लेता है, तो हमेशा स्ट्रेंथ्स को ऊपर रख दीजिए जिससे उनके कान आपकी बातें सुनने के लिए खुल जाएं। फिर आप बताएं कि यहाँ कमी लग रही है, जो हमारे हिसाब से ये सारी चीजें इस एज रेंज में आ जानी चाहिए, और बहुत बार ये चीजें अगले 3 से 4 महीने में इसमें भी आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम गाइड करते हैं। एट टाइम्स यदि चीजें बहुत बॉर्डर लाइन हैं
तो हमें लगता है कि हमें दोबारा उसे देखना पड़ेगा एंड एक क्विक फॉलोअप की ज़रूरत होती है कि 1 महीने में ही उसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं। और यस, इट इज़ अ टफ टास्क, आई एग्री विथ यू। और एक वो जगह है जहाँ पर एज पेरेंट्स हमारे पास में लिसनिंग ईयर्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हर किसी से ऊपर रखे जाएं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे फैमिली में और कोई हो, मदर जितना जानती है अपने बच्चे को और कोई नहीं जानता है। और हर फैमिली में ज़्यादातर मैंने देखा है कि मदर्स को वो प्रॉब्लम काफ़ी पहले से पता थी और सबसे पहले वो हस्बैंड को बताती हैं या फादर को बताती हैं फॉर दैट मैटर, और उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली को बताती हैं। हर जगह से फाइट करने के बाद में वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक पहुंचती हैं। एंड प्रैक्टिकली 50 to 70% मदर्स विल टेल यू कि कोई आने के लिए नहीं तैयार था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे बच्चे में ये कमी है और मैं ये मिलना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि क्या ये सही है जो मैं कमी देख रही हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना है। सो आई गेस मदर शुड बी केप्ट राइट अबव, लाइक यू नो। इसलिए, और कई बार यदि मदर भी डिनाइल में है तो वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है जहां हमें डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगते हैं, काउंसलिंग लगती है, या हमें लगता है कि दोबारा बात की जाए, क्या वजह है कि एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, फैमिली प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, व्हाई माय चाइल्ड, मेरे बच्चे में कैसे हो सकता है, आई एम स्मार्ट, आई डिड एवरीथिंग ऑन टाइम, मैंने सब कुछ अच्छे से किया है। उनको ऐसा लगता है उनके पेरेंटिंग पर ब्लेम है। तो जब हम पेरेंटिंग पर ब्लेम हटा देते हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि ये कॉमन चीज़ है, इसकी कई वजह हो सकती हैं, ये मल्टीफैक्टोरियल है, वहाँ से एक्सेप्टेंस आना शुरू होता है। मैम, क्या इस ऑटिज्म का कोई रिलेशनशिप फैमिली बैकग्राउंड से होता है कि मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स में था या जीन्स में ट्रांसफर होता है? जैसा बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं सोशली, मतलब कोई कहता है कि तुम्हारे फादर को ऐसा था या कोई और फैमिली में चाचा को ऐसा था, तो क्या ये एक्चुअली होता है या फिर आगे आने वाली जनरेशन्स में पॉसिबिलिटी होती है आने की? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन फिर भी उसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ आपके लिए मैं यहाँ बोलती हूँ। जैसे मैंने कहा कि ऑटिज्म एक क्रॉनिक बीमारी की तरह मल्टीफैक्टोरियल है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं फाइनली ये बीमारी देने के लिए। एंड इसमें जेनेटिक्स का रोल है, और हेरिडिटरी ऑटिज्म जो होता है वो एक टोटली डिफरेंट पार्ट है और जो उतना कॉमन नहीं है। एंड उसमें जब भी हम पेडिग्री या उनका हम आनुवांशिक एक चार्टिंग देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ हेरिडिटरी कंपोनेंट हो सकता है, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, या कुछ जेनेटिक बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें पता है कि बहुत स्ट्रांगली ऑटिज्म से रिलेटेड हैं। तो जब भी पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट उन बच्चों को देख रहे होते हैं तो वो शुरुआत में ही उनके लिए ये डिफाइन करना पॉसिबल हो जाता है कि इनमें जेनेटिक्स का बहुत स्ट्रांग रोल है। लेकिन एक टिपिकल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे में जेनेटिक्स की टेस्टिंग ज़रूरी है, या जिसमें कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसमें जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मुश्किल है, इट इज़ कॉल्ड एज इपीजेनेटिक्स, और वो चीज़ें अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। तो इपीजेनेटिक्स में भी अगले एक डिकेड में हमारे पास में बहुत सारे चीज़ों के जवाब होंगे कि जो हमारे जीन्स बनते समय मॉडिफाई होते हैं, अर्ली इन्फेंसी में मॉडिफाई होते हैं, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स से मॉडिफाई होते हैं, वो हमारे सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग बिहेवियर को कितना चेंज करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन क्या हम अभी इपीजेनेटिक्स को कॉमन पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हैं? नहीं, राइट? सो दिस इज सिंपलेस्ट वे। मैम, अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने ये बताया। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मैं दोनों लोगों से ही पूछना चाहूंगी कि जब बच्चा आता है 2.5 या 3 साल में, जब आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप मेडिकेशंस देते हैं, जो भी आप देते हो, या तो सप्लीमेंट्स हैं या मेडिकेशंस हैं। पेरेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम पेरेंट जो होते हैं, जिनका पहला ही बेबी होता है, उनमें बहुत एप्रीहेंशंस होते हैं टू गिव मेडिसिन टू अ बेबी।
तो वो कितना आपको लगता है, बिकॉज आपने अगर थेरेपी दी की तो वो कहते हैं हम थेरेपी तो करा लेंगे, बट मेडिकेशन देने में वो खुद घर जाके ही डॉक्टर बन जाते हैं कि अच्छा उन्होंने एक बोला हम आधा दे देते हैं। तो वो कितना आप सजेस्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग कि छोटे बच्चे की मेडिकेशन होनी चाहिए या शुरू में उसको सिर्फ थेरेपी देनी चाहिए या दोनों साथ साथ देना चाहिए? इनिशियली वी नीड टू सी कि बच्चे में क्या क्या बिहेवियरल इश्यूज हैं, प्लस पेरेंट्स के क्या कंसर्न्स हैं, और सबसे पहले कौन सी चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लस हमें क्या लग रहा है कि बच्चे में पहले इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। सो अगर 2.5-3 साल के बच्चे का जैसे आपने बताया है, सो उसमें हमें दिखेगा कि बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, एक जगह नहीं बैठ पा रहा है, पुअर सिटिंग टॉलरेंस की बात करें, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, तो ये हमारे प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे कि इन्हीं बिहेवियर्स को हम टारगेट करके फिर पहले इस पे वर्क करें कि बच्चे को सिखाने के लिए इन 3 एलिमेंट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। सो मेडिकेशन की जब बात आती है तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ 3 साल से छोटे बच्चे में देना। FDA अप्रूव्ड अभी सिर्फ रिस्पेरिडोन है, सो रिस्पेरिडोन से ही हम यूजुअली चालू करते हैं, जो काफ़ी अच्छे से एक्ट भी करती है ऐसे बच्चों में जहाँ पे हमें दिख रहा है कि अग्रेसिव बिहेवियर या बच्चे में चिढ़ इतना ज़्यादा हो रही है कि वो उसकी फंक्शनिंग और लर्निंग को अफेक्ट कर सकती है, कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो सिर्फ हमें जब लग रहा है जब फंक्शनल इम्पेयरमेंट ज़्यादा है उन इशूज के कारण, तभी हम मेडिकेशन का प्रेफरेंस लेते हैं। बिहेवियरल मैनेजमेंट और स्क्रीन टाइम को कम करना सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज है छोटे बच्चे में। सो बिहेवियरल मैनेजमेंट में जैसे बच्चे ने टैंट्रम्स को किया, लोट लगाना चालू कर दिया, सो हम सबसे पहले उनको बताते हैं कि पहले आप ट्रिगर आइडेंटिफाई करो कि किस वजह से वो स्टार्ट हुआ है, क्या डिस्कम्फर्ट हुआ है बच्चे को। अगर ऐसा है कि बच्चे का सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को पहले इग्नोर करिए। अगर ऐसे सेटिंग में है जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं आसपास के बच्चों से लड़ाई हो सकती है, आप मॉल में हैं, उधर बच्चे ने किसी खिलौने की जिद कर दी है, तो आप बच्चे को उठा करके जो ट्रिगर है उसे थोड़ी देर के लिए दूर ले जाइए या अलग रूम में ले जाइए। एक बार बच्चा शांत होता है तब फिर आप उस चीज़ को एड्रेस करिए कि अच्छा तुम चुप हो गए हो, बट उस चीज़ को वापस से उधर ले जाकर के आप ट्राई कर सकते हो कि फिर भी हो रहा है क्या। जैसे उस बच्चे, अगर आपको पार्टी अटेंड करनी है, सपोज किसी बर्थडे पार्टी में बच्चे का झगड़ा हुआ है, सो आप उधर वापस से ले जा करके देखिए बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है। बट जहाँ पर बच्चे ने कुछ नीड बताई है या कुछ डिमांड करी है और हमें लग रहा है नहीं आज ये चीज़ नहीं देनी है अपने को, तो उधर गिवन नहीं करना है, बच्चा कितना भी रोए। वो मेल्ट डाउन थोड़ा लंबा रहेगा, आप बस वो ट्रिगर से थोड़ा दूर लेके जा सकते हो। ठीक है, और इन चीज़ों के लिए हम एक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं कि हम हफ्ते में एक बार बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं या इस जगह पे लेके जा सकते हैं, गेम जोन लेके जा सकते हैं। और ये तो रहा बिहेवियरल मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। मेडिकेशन इसका नेक्स्ट स्टेप आता है। अगर ये भी वर्क नहीं करा तो फिर उसके बाद में हम मेडिकेशन का यूज करेंगे। प्लस पेरेंट को हैंडलिंग कितना हो पा रहा है, हैंडलिंग में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो मेडिसिन मेनली बिहेवियरल इश्यूज को टैकल करने के लिए रहती है, ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए नहीं। बिल्कुल, सो आई वुड से हियर वेरी स्ट्रांगली कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि ऑटिज्म के लिए कोई दवाई नहीं है। जो भी दवाएं हैं वो कोमॉर्बिडिटीज के लिए हैं। ऑटिज्म के साथ में जो दूसरी चीजें होती हैं जैसे हाइपर एक्टिविटी है, एक्सट्रीम बिहेवियर है, स्लीप रिलेटेड इश्यूज हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उनके लिए दवाएं होते हैं और वो स्पेसिफिक और टेलर मेड होते हैं उस बच्चे के लिए। तो हर चीज सब पे काम करती है नहीं। जो FDA अप्रूव्ड है, एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग जितना अलाउड है उतना ही दिया जाता है। और फर्स्ट विजिट में इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसी बच्चे को दवाएं प्रिस्क्राइब कर पाएं, क्योंकि आपको पहले ही इतनी सारी चीजें बतानी होती हैं और हमें करनी होती हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को दवाएं देना संभव ही नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगी। हाँ जी, और जब भी दवाएं लिखी जाती हैं तो वो पेरेंट्स को बता के लिखी जाती हैं कि जो एक्सट्रीम बिहेवियर हम फेस कर रहे हैं ये ट्रेनर के लिए, टीचर के लिए, आपके लिए डिफिकल्ट है इस बच्चे को सही चीज़ें सिखा पाना। एंड यदि यही चीज़ बहुत लंबे समय चलती रहती है, एक्सट्रीम बिहेवियर चलते रहता है, तो जो हम टाइम लूज कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो शायद वापस नहीं आएगा। तो हमें एक फाइन लाइन ऑफ बैलेंस है कि दवा देना या नहीं देना, कब देना, उसको स्ट्राइक करना पड़ता है
एंड एवरीथिंग इज इन बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। तो यदि उसको जरूरत है उस वक्त तो दिया जाता है, केवल तब तक दिया जाता है जब तक वो एक्सट्रीम बिहेवियर या वो एडिशनल चीज है। जब वो खत्म हो गया तो वो दवा बंद कर दी जाती है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, क्योंकि ज्यादातर एक्सट्रीम बिहेवियर ट्रांजिएंट हो सकते हैं। जब आप बाकी चीजों से उन पर कंट्रोल पा लेते हो तो दवाओं की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन यदि दवा की जरूरत है तो उसको डिनाय करना उस बच्चे के लिए एक स्टेप पीछे रह जाने जैसा होगा, कि हम उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की नहीं दे पा रहे हैं जो शायद एक छोटी दवा के मामूली डोज से हो सकता है। सिमिलरली जो आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, तो जब भी हम बच्चे को नॉर्मली एग्जामिन करते हैं तो उनमें यदि कोई न्यूट्रिशनल कमी दिख रही है, जो कि अनकॉमन नहीं है, आपको पता है ऑटिज्म के बच्चे में बहुत सारे फूड फैड्स होते हैं, ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो न्यूट्रिशनल हाँ जी सेंसरी इश्यूज के वजह से तो न्यूट्रिशनल कमी दिखना अनकॉमन नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ कुछ बच्चों को सप्लीमेंट्स लिखे होते हैं, किसी को आयरन, विटामिन डी, B12। तो यदि ऐसा लग रहा है कि जो इनका डाइट पैटर्न या डाइटरी हैबिट्स हैं उनसे इन चीज़ों की कमी हो सकती है, तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई किया जाता है। तो एक मेजर ग्रुप जो आपने कहा, एक्सट्रीम बिहेवियर के लिए दवाएं, हाइपर एक्टिविटी के लिए दवाएं, स्लीप को रेगुलेट करने के लिए दवाएं। मैनेजिंग स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन फॉर द चाइल्ड, बिकॉज उसका नेक्स्ट डे का हाइपर एक्टिविटी, नेक्स्ट डे का लर्निंग, उसका पूरा रूटीन, उसका पूरा स्केड्यूल, पेरेंट्स का स्केड्यूल, सब कुछ वो बच्चे की स्लीप पे डिपेंड करता है। ओवरनाइट इफ द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग, बच्चा इरिटेबल होता है, पेरेंट्स इरिटेबल होते हैं, जो क्वालिटी टाइम और बॉन्डिंग हम डे टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कहीं मिस हो जाता है। सो ट्रांजिएंटली उसका स्लीप वेक साइकिल इंप्रूव करने के लिए यदि हमें जो FDA अप्रूव्ड मेलेटोनिन जैसा दवा इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसमें मैं कोई बुराई नहीं देखती, और वो उस समय तक होना चाहिए जब तक उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत खत्म हो गई, वो बंद हो जाना चाहिए। सो मेडिसिन एंडलेस नहीं है, वो खत्म होते हैं जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है। मेडिसिन ऑटिज्म के लिए नहीं है, मेडिसिन उसके साथ में होने वाली जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उसके लिए है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जब उस चीज की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है, उस चीज की कमी है, तभी दिया जाना चाहिए, जो भी हर बच्चे की अलग अलग नीड हो सकती है। मेगा सप्लीमेंट्स, मेगा विटामिन्स टोटली अनकॉल्ड फॉर हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वो टॉक्सिक हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। मतलब ये एक अच्छी बात पता चली कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ इस एप्रीहेंशन में मेडिसिन नहीं देते कि ये हैबिट फॉर्मिंग होगी, हम कब तक देंगे। तो ये एक अच्छी बात पता चली कि जब तक के रिक्वायरमेंट है, जब तक बच्चा खुद को सेटल करना नहीं सीख ले रहा है। इट्स वेरी सिंपल, लाइक यू नो, जब वो पूछते हैं कि ये कब तक चलेगी दवा, राइट, तो एक तो ये है कि जैसे ही हम ये एक्सट्रीम बिहेवियर पर दूसरी चीजों से काबू पा लेंगे ये खत्म हो जाएगी। यदि ये उस बच्चे की स्पेसिफिक नीड है, एक बिहेवियर परमानेंट पैटर्न बन गया है, तो ये दवा यदि हेल्प कर रही है तो वो तब तक चलेगी जब तक वो उसे हेल्प करते जा रही है। यदि वो दवा हेल्प नहीं कर रही है वो बंद हो जाएगी। जिस बिहेवियर के लिए हमने शुरू की थी वो बिहेवियर ऑलरेडी इंप्रूव हुआ है तो ये दवा बंद हो जाएगी। वो दवा रेकमेंडेड नहीं है तो बंद हो जाएगी। दवा के साइड इफेक्ट्स हैं तो दवा बंद हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा सवाल एडिशनली पूछना चाह रही थी मैं, जैसे रिस्पाडोन उन्होंने मुझे बताया और आप भी लिखते हैं, तो ये पूछ रहे थे कि एक कॉमन पेरेंट्स के क्वेश्चन है कि बच्चा अभी थोड़ा बहुत ठीक करने लगा है लेकिन हमें उसे स्लीप के लिए रिस्पाडोन देना ही पड़ रहा है, मतलब वो रिस्पाडोन से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ जब भी हम कोई भी दवा लिखते हैं तो स्पेसिफिकली हमको पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये क्यों लिखी जा रही है। नाइट में दे रहे हैं इसका मतलब ये स्लीप के लिए है नहीं है। यदि स्लीप हमारा पर्पस है तो उसके लिए दवा दूसरी होनी चाहिए। जब भी एक्सट्रीम बिहेवियर है उसके लिए दवा अलग होती है, लेकिन उसको हम देते रात में हैं क्योंकि उससे स्लीप आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्लीप के लिए बनी हुई है। हाँ जी, तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है या अपने हिसाब से सोच लेना कि इस दवा को देने से स्लीप बेहतर है और ये हमें देते रहना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। तो हमेशा इस बारे में डॉक्टर से खुल के बात करिए कि आप ये दवा देते जा रहे हो, आपको क्या लग रहा है, क्या पर्पस है इस चीज का।
ऐसा पेरेंट्स को लगता है कि अब अगर हम रिस्परडोन नहीं दे रहे हैं तो ये जग रहा है, जबकि बाकी चीजें थोड़ी सी ठीक होने लगी हैं इसकी चीजें, लेकिन सोने का प्रॉब्लम एज इट इज उनको बना रहता है। उसके लिए जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, थेरेपिस्ट का रोल है, स्पोर्ट्स का रोल है, फिजिकल एक्टिविटी और डे नाइट शेड्यूलिंग का रोल है, वो आ जाता है। बड़ा है ना। हाँ जी, रिस्पेरिडोन को स्लीप के लिए इस्तेमाल करना ना तो डॉक्टर्स करते हैं ना पेरेंट्स को करना चाहिए। अच्छा मैम, ये जो चूंकि अभी सोशल मीडिया का ही सबका लाइफ है, मदर्स भी देख रही हैं, इवन अभी तो दादी नानी भी सब लोग सोशल मीडिया ही देख रहे हैं। सो आप कितना सजेस्ट करेंगे ये जो कुछ घरेलू चीजें चल रही होती हैं, ओमेगा 3 दे देते हैं, शंखपुष्पी दे देते हैं, समथिंग लाइक दैट, ये तो कुछ अदर देन जो आपकी वेरीफाइड मेडिसिन है, ये कितना हैवी मेटल्स बनाती हैं, फिर इसके अलग से काम चल रहे होते हैं लोगों के? जो सब आपने गिनाया, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिंग मेडिसिन बोलते हैं, CAM कहा जाता है। और जो भी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं लंबे समय की, उसमें ये बहुत कॉमन है। कोई एक पर्टिकुलर चीज का नाम लेना बहुत सही नहीं है, लेकिन कोई भी दूसरी पैथी जिनके हम एक्सपर्ट नहीं हैं उसको हम कैम की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उस बारे में हम पूरा नहीं समझते, उस बारे में हमारी कोई ट्रेनिंग, लर्निंग या रिसर्च नहीं है। तो उन चीज़ों के इस्तेमाल में जो मुझे सबसे पहले लगता है, एक तो पेरेंट्स का टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज वो हर जगह जा रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर वेस्टिंग देयर मनी। एंड बच्चे को भी इतने तरह की चीज़ें वो बीच बीच में खिला रहे होते हैं कि वो ही बिहेवियर इशू दे सकता है। सो हर चीज़, आपका हर एफर्ट इतना कैलकुलेटेड होना चाहिए कि बच्चे के बेटरमेंट के लिए हो, चाहे थेरेपीज हैं, चाहे दवाएं हैं, या आपका डेली रूटीन जो आप एडजस्ट करते हो, हर चीज पॉइंटेड होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, अल्टीमेटली वो आपके एफर्ट्स ले रहा है, आपका समय ले रहा है, आपका पैसा ले रहा है, और फिर आपको दूसरी चीजें जहां ज्यादा फोकस होना चाहिए वो कम होते जाते हैं। बहुत बार आपको लगता है कि शायद आपने ये दे दिया है तो बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैम, ये जो मैंने अभी बताया कि लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेडिसिन, मतलब वो जरूरी नहीं कि किसी पैथी से ही बिलोंग करती हो। लाइक ओमेगा 3, जनरली लोग कहते हैं कि ओमेगा 3 इज गुड फॉर ब्रेन, कहीं कॉग्निटिव इश्यूज आ रहे हैं तो हम ओमेगा 3 देते हैं, तो पेरेंट्स यूं ही बाय कर लेते हैं, गो टू अमेज़न बाय, वैसा कुछ किसी ने बोला नहीं होता है। या कुछ पेरेंट्स में होता है कि ठीक है हमें इस चीज से फायदा हो, यू ऑल्सो ट्राई, वो चीजें चल रही होती हैं। सो इसके रिगार्डिंग बाद में कुछ चीजें जो मार्केट में चल रही हैं कि हेवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन करा लीजिए, या और भी कई चीजें जैसे हैं, बीच में अभी एक चल रहा था जिसको बहुत ही स्ट्रांगली गवर्नमेंट ने मना किया है, आपका जो ये टेक्नोलॉजी आई थी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। इस तरीके की चीजों में आप क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ डॉक्टर? बिकॉज क्या होता है, पेरेंट अपना अपना करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं तो जा रहा हूँ कराने या जा रही हूँ कराने, बट एक डॉक्टर का बताना बहुत जरूरी है कि ये कितना गिमिक है या इट एक्चुअली वर्क्स। देखिए, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बहुत ड्रास्टिक मेजर है जो ऑटिज्म के लिए डेफिनेटली अभी उसमें कोई एविडेंस और कोई प्रूफ नहीं है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, स्टेम सेल थेरेपी के लिए। और बाकी जो आप दूसरे सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि कहा कि यदि डाइट में उन चीज़ों के डेफिसिट्स या कमियां हैं तो उसके हिसाब से यदि कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो उस मात्रा में लीजिए जो उस एज के लिए, उस वेट के लिए मुताबिक सही है। उसको यदि ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। जहाँ तक आप हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, तो यदि ये लेड प्रूवन है और हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ दिया जाता है तो वो साइंटिफिक कैटेगरी में आता है, लेकिन हर किसी को हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दवाएं देना या DMG या दूसरे चीज़ें यूज़ करना, ये आप मुझे कहें तो ये 10 साल पहले की बात है। अभी पेरेंट्स और एक्सपर्ट दोनों ये चीज समझ चुके हैं कि ये सारी चीजें पिछले समय की बात हो गई हैं, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम अभी बाहर निकल चुके हैं। हाँ जी। अभी जो भी आप जैसे कुछ बच्चे आते हैं जिनके लिए आप सजेस्ट स्पेसिफिकली करते हैं कि आप EEG कराएं, MRI कराएं, तो
पेरेंट्स के माइंड में एक चल रहा होता है कि हाउ सीरियस इट इज, एंड शुड वी गो, शुड वी नॉट गो, शुड वी डिले, हम डिले करें या हम तुरंत कराएं, या कई बार पेरेंट्स मिलते हैं वो गायब हो जाते हैं 3 महीने के लिए। एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग यदि हमने क्लियरली DSM-5 क्राइटेरिया में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा है, उस बच्चे में फिजिकल एग्जामिनेशन और बाकी चीज़ों में ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है हमें कि उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी साथ में है या एपिलेप्सी होने के सिम्टम्स हैं या EEG और MRI हमारे डायग्नोसिस के लिए एडिशनली हेल्प करेगा, तो EEG और MRI एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए नहीं आते हैं। यदि डॉक्टर ने आपको MRI और EEG के लिए सजेस्ट किया है तो उसकी क्या पर्पस हो सकती है वो हमेशा आपसे डिस्कस करते हैं। उनको कुछ ना कुछ रेड फ्लैग दिखा होता है तभी वो इन दोनों चीज़ों के लिए बोल रहे होते हैं, और यदि उन्होंने सजेस्ट किया है तो इसे कराना चाहिए। और क्योंकि ये बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं तो इनकी कोई भी इस तरह की टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक्स्ट्रा सेडेशंस की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली मेडिकल टीम से कोई भी आपको इन टेस्टिंग के लिए तब तक नहीं कहेगा जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। तो यदि कहा गया है तो उससे कंप्लाई करिए, लेकिन ऑटिज्म के लिए डायरेक्टली ये दोनों टेस्ट कोई मदद नहीं करते। मैम जैसे अभी जिन बच्चों में ये पाया जाता है, जनरली फर्स्ट चाइल्ड है तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सभी होते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी और मैं चाहूँगी डॉक्टर इसमें ज़रूर सजेस्ट करें कि ग्रैंड पेरेंट्स को कितना सपोर्ट देना चाहिए अगर वो बिकॉज ऑफ उनकी हेल्थ या उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है बच्चों को हैंडल करने की, बट एटलीस्ट एक मोटिवेशन मोरल टू द पेरेंट वो कितना हेल्प करें, और अगर नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट उनको डिमोरलाइज नहीं करें कि यहाँ वहाँ क्यों घूमते रहते हो, थेरेपीज में दिन भर यही करती रहती हो, यू आर नॉट लुकिंग एट हाउस, या तुम अपना कुछ नहीं कर रही हो, दिन भर बच्चे के साथ घूम, यू नो देयर इज अ सेंटेंस दे से सम पेरेंट्स कि तुम बच्चे को लेकर घूमने निकल जाते हो, यू नो दिस घूमना इज अ वर्ड, एंड मेनी पेरेंट्स आर यू नो वेरी डीमोटिवेटेड बिकॉज इसकी वजह से। सो आप एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स को भी कभी किसी की कंप्लेंट आए कि मैं तो करना चाहती हूँ पर दादी नहीं करने दे रही या नानी नहीं करने दे रही, सो उनके लिए मैं जरूर चाहूंगी कि आपको सजेस्ट करें यू बोथ कि कैसे हैंडल करना चाहिए। हम एक उनके साथ में ही एक सेशन, 1-2 सेशन टिल द टाइम दे एक्सेप्ट कि हाँ इसका जरूरत है, एक वो चीज इम्पोर्टेंट है कि हम उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करें जो ग्रैंड पेरेंट्स है कि उन्हें ऐसा क्या लग रहा है। कि मोस्ट कॉमन चीज वही रहती है, बहुत बच्चे 5 साल पे बोलते हैं, बहुत बच्चे 6 साल पे बोलते हैं, तो उतना हमारा टाइम चला जाता है जब अर्ली इंटरवेंशन एक्चुअली इफेक्टिव रहता है। सो पेरेंट्स जो प्राइमरी केयर गिवर है वो अलॉन्ग विद ग्रैंड पेरेंट्स हम एक सेशन उनके साथ में ले लें कि उनके फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं और कहाँ डिफिकल्टी आ रही है उनको अंडरस्टैंड करने में, मेक देम अंडरस्टैंड, और फिर हम उनको होम बेस्ड इंटरवेंशन और होम स्टिमुलेशन जरूर उनको बता सकते हैं कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स के आप जैसे हेल्थ का बता रहे हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उनको बिठा करके कैसे वो इंटरैक्टिव प्ले में बच्चे को एंगेज कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में अगर वो जैसे रोटी बना रहे हैं या आटा गूंथ रहे हैं तो बच्चे को भी दे दें। तो जो एक्टिविटी वो घर पे कर रहे हैं उसमें बच्चे को भी इंटरैक्शन पे वर्क करते हुए वो मैनेज कर लें कि इंटरैक्शन पे भी हमारा फोकस चला जाए, बच्चे को इंटरवेंशन के तौर पे एंड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए भी आप ट्रेनिंग देते जाएं। प्लस कहीं ना कहीं जो आप डेली लिविंग की एक्टिविटी करा रहे हो वो थोड़ा सेंसरी इशू को भी हैंडल करता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को आटा दे दिया गूंथने के लिए, सो वी नो कि वो टेक्सचर रिलेटेड कुछ या टेक्टाइल इश्यूज है वो उस पर भी वर्क करेगा। सो हम ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए, वो हम उनको बेनिफिट्स बता सकते हैं। प्लस थेरेपी या इंटरवेंशन का क्या रोल है उनको साइंटिफिक तरह से जितना समझ पाते हैं और उनके लेवल पे आकर के हम उनको एक्सप्लेन करें। सो आई थिंक बहुत बार वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हाँ दोनों चीजों का अपना वेट है। बहुत बार जिन कमियों को वो नहीं समझ रहे होते हैं या नहीं देख पा रहे होते हैं वो हमें उन्हें सामने बताना होता है, तो कॉमन मीटिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार वो नहीं आए हैं, हाँ जी, कई बार वो नहीं आए हैं तो मैं टेलीफोनिकली उनसे बात करती हूँ और उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये करेंगे तो ये करने लगेगा। और बहुत बार ये होता है
कि वो बच्चे का कर रहे होते हैं, राइट? सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, आपको पता है उनमें हैंड लीडिंग होता है ना, उनको खींच के ले जाएंगे, मुझे ये डब्बे में से निकाल के बिस्किट दे दो, मुझे डब्बे में से निकाल के नमकीन दे दो, यहाँ चलो वहाँ चलो। तो ऑटिज्म का बच्चा अपनी सारी जो गैर जरूरी या रिपीटेटिव नीड्स हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से फुलफिल करवा रहा होता है, और ग्रैंड पेरेंट्स उससे एक टास्क भी नहीं करवा रहे होते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ ये रोल रिवर्सल चाहिए मुझे, ठीक है? अब ये आपका असिस्टेंट है, आप इसे बोलिए मेरी छड़ी लेके आ, मेरे चप्पल लेके आ, मेरा ग्लास रख के आ, तो वो जो एक सिंपल कमांड वाला चीज है ना वो आना चाहिए। सो द मोमेंट यू टेल देम कि ये आपका हेल्पर है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन वाली चीजें बहुत इंप्रूव होने लगती हैं। तो ये एक पॉइंट है जो मैं हमेशा उनको स्ट्रेस आउट करती हूँ। और बहुत बार कुछ चीजें जो पेरेंट्स एज अ लाइक सपोज राइटिंग स्किल्स ही है या क्रियोनिंग है जो बैठ के हो सकती है, वो करवा सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में ज़्यादा फिजिकल या एनर्जी का ज़रूरत होता है वो ऑफ कोर्स पेरेंट्स करवाएं। सो एक्चुअली ये एक बहुत एसेंशियल चीज़ है कि एज अ फैमिली हर फैमिली मेंबर अपना रोल प्ले करे, और जब भी आप कुछ कर रहे हैं जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, वो कभी भी डस्टिंग, क्लीनिंग, बर्तन साफ किए बिना बड़े नहीं होते हैं जी, और ऑटिज्म के बच्चे ने ये कभी किया नहीं होता है। तो आप ये मानिए कि आप जो कर रहे हैं उस काम का हिस्सा आपका ये बच्चा भी है ना, उसे भी एक डस्टिंग कपड़ा पकड़ाइए, उसको भी बोलिए ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ ये जमाते जाओ, ये रखते जाओ, चलो ये वाला सब्जी लेके आओ, ये काटेंगे, और सारे काम आप फ्लोर पे करके करना शुरू करिए बजाय ऊपर प्लेटफॉर्म पे करने के। क्योंकि इनको एक, यदि आप इनके आई कांटेक्ट लेवल पर रहते हैं तो आप इनसे बेहतर कनेक्ट हो पाते हैं। सो आई गिव देम कपल ऑफ सजेशंस कि आपके बहुत सारे काम जो आप बैठ के कर सकते हैं, नीचे मैट बिछाइए, वहां पर अपनी क्लीनिंग करिए, वहां आप करवाइए, खिलाने के लिए भी वहीं करिए, आप भी खाइए और वो भी खाए, जिससे उसे पता हो कि उसके खाने के अलावा आपका खाना भी इम्पोर्टेंट है। तो जब तक आप उसको एज अ इक्वल फैमिली मेंबर नहीं लेते हैं, आप उसे ऊपर रख रहे हो, लेकिन ऊपर रखना भी जरूरी नहीं है, आप उसको अपने साथ में रखिए। हाँ जी, अपने साथ रखिए, तभी वो चीजें सीखेगा जो डे टू डे चीजों में जरूरी है। मैम एक अभी जो आप बता रहे थे कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ काम करना चाहिए, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैंने कहते हुए सुना, बिकॉज अभी नाउअडेज एवरी गर्ल चाइल्ड, जो भी लड़कियां हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई खुद में लॉयर है, टीचर है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, कोई बैंक में है, एंड लोग छुट्टियां लेके थेरेपी करा रहे हैं। सो उनका एक लेवल होता है, वो 6 महीना साल भर कराते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हम कब तक कराएंगे, क्योंकि हमारे पास तो मेरी अपनी जॉब भी है। और मुझे याद है हमने एक डिस्कशन में, एक ऑफलाइन डिस्कशन में, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मुझे लगता है कि आप ये सभी पेरेंट्स को बताएं कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका प्रोफेशन है, लेकिन अभी क्या इम्पोर्टेंट है? यस, आई एग्री। देखिए बहुत बार क्या होता है, जब भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बीच में छोड़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग हो गया है। और चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो है उसके आसपास सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी है वो मेंटल हेल्थ में इंटैक्ट लोग ही उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको यदि लगे कि मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ और शायद ये अभी के लिए उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने ही बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको एक बैक ऑफ माइंड में बार बार नहीं आने दीजिए। यदि आप ये ख्याल बार बार आ रहा है कि मुझे इसके वजह से ये छोड़ना पड़ रहा है, तो आप वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप 100% उस चीज़ का बेनिफिट भी नहीं ले पा रहे हैं। सो बहुत बार जब मैं पेरेंट्स से सुनती हूँ कि हम हमारे होम टाउन में थे लेकिन हमें छोड़ के यहाँ रहना पड़ रहा है थेरेपी के लिए, और अब हमारी सिचुएशन इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है, हमें खुद का करना पड़ता है और फिर बच्चे को ले जाके जगह जगह घूमना पड़ता है। एंड मुझे डेफिनेटली पता है कि वो साल भर भी यदि ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो भी बेनिफिट बहुत थोड़ा और लिमिटेड होगा। तो ये सारे सिचुएशंस जो आपको लगता है कि आप बहुत आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं और आपके लिए रोजमर्रा में ये करना संभव नहीं हो रहा है,
या आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिस हो रहा है और ये दिमाग में हमेशा है, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे की कोई मदद नहीं कर पा रहे। सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट लेवल दीजिए। आपको लगता है काम बहुत ही ज़रूरी है, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा और अभी आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आपके लिए पूरा लाइफ है अपने आप को दोबारा पिकअप करने की। और हर प्रोफेशन में लोग ब्रेक लेते हैं और दोबारा और अच्छे से ऊपर आते हैं। तो जब तक हम ये चीज़ उनको नहीं बताते कि यू कैन ऑलवेज कम बैक, यू कैन ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दैट, राइट। अच्छा, एक बार थोड़ा सा जो इनिशियल स्टेज में है, आप अगर उसे टाइम देके सेटल कर ले तो वो भी आपको टाइम देगा टू स्टार्ट योर करियर। ये बहुत जरूरी है समझना। और इनफैक्ट यदि आपने अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दिया है, ब्रेक लेके या कैसे भी, और आप उसको इस कमी से बाहर ला पाए हैं, आप उसको वापस एक टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड में कन्वर्ट कर पाए हैं, तो आगे जो भी आप करना चाहते हैं वो आप एक फ्री माइंड से कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कहीं टाइम सेव हो रहा है। यदि आप हाफ हार्टेड यदि कुछ चीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ना आपको बेनिफिट कर रही है ना बच्चे को बेनिफिट कर रही है। मैम, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की मदर थोड़ा ब्रेक ले, तो कहीं ना कहीं जब मदर ब्रेक लेती है तो इसके रिगार्डिंग एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू हैंडल फाइनेंशियल बर्डन्स। उसके लिए हमें क्या सर्टिफिकेट्स बनवाने चाहिए, हमें थेरेपी में वो कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, या स्कूल में हम कितना कॉस्ट कट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेशन एंड ऑल। मेजर इशू इज फाइनेंशियल बर्डन, थेरेपीज आर वेरी कॉस्टली। वेरी गुड क्वेश्चन। सो सर्टिफिकेशन डेफिनेटली ज़रूरी है, एंड थैंकफुली न्यू लॉ से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन में आता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बोर्ड्स हैं उनको ये पावर्स हैं कि वो सर्टिफाई करते हैं, डिसेबिलिटी परसेंटेज सर्टिफाई करते हैं। और बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी परसेंटेज, यदि वो डिसेबिलिटी 50% के ऊपर है, यहाँ पर माइल्ड मॉडरेट सिवियर रास्ते में आता है। तो जिस बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, जिस बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए डिसेबिलिटी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो उनका सर्टिफिकेशन है उसके बेसिस पर जो पेंशन है वो मिलती है, वो मंथली पेंशन होती है। इसके अलावा वो निरामया स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। और निरामया स्कीम एक नेशनल ट्रस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रस्ट है उसके अंडर स्कीम है, और उस बेसिस पर एनुअली थेरेपी, मेडिकेशंस और कंसल्टेशंस में आप कितना खर्चा कर सकते हैं, एक तरह से ओपीडी ट्रीटमेंट का इंश्योरेंस है। ओके, सो ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑन फाइनेंशियल हेल्प जो हमें गवर्नमेंट हेड तरफ से मिलता है। एंड ऑल्सो एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड भी बनता है आफ्टर इशूइंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके अपने टैक्स में भी बेनिफिट्स रहता है, साथ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कंसेशन रहता है। इफ इन केस द चाइल्ड इज गोइंग फॉर हायर एजुकेशन तो वहाँ पे भी उनको कंसेशन एज वेल एज कुछ ग्रेड्स में हेल्प मिल सकती है उन्हें। दे कैन स्किप फ्यू सब्जेक्ट्स ऑल्सो, वो लेकिन दूसरे डिसऑर्डर्स के लिए ज़्यादा स्कूलिंग काइंड ऑफ ओपन स्कूलिंग इन आईओएस वे। सो जो अपने यूडीआईडी है उससे हमें टैक्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और हायर एजुकेशन में बेनिफिट मिलता है। तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पेरेंट्स को वहाँ बेनिफिट मिल जाता है टैक्स रिबेट्स में। एंड निरामय हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमम 1 लाख तक का कवर करता है। फाइनेंशियल ईयर चेंज होने पे वही रिन्यू कराना रहता है। जैसे अभी आप स्कूल और हायर एजुकेशन की भी बात कर रहे थे, तो बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा है। स्कूल एक्सेप्टेंस है, स्कूल एडमिशंस हैं, या आगे ये फ्यूचर में स्कूलिंग कितनी कर पाएंगे। सो उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ गाइडेंस दें। तो स्कूल इज़ अ वेरी सबसे प्राइमरी जो 5 साल 6 साल के बच्चे उनके पेरेंट्स का होता ही है, और उसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो भी बहुत सारे आते हैं। हाँ, सो फर्स्ट इज एडमिशन। कई बार उनको एडमिशन डिनाई कर दिया जाता है।
सो यहाँ पर हमारा फिर से कि हमने क्या असेसमेंट्स करी है, बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया, दैट वी कैन शो इफ इन केस द क्वेश्चन पेरेंट्स की आपके बच्चे में क्या दिक्कत है, क्या क्या लग रहा है आपको, आप कहीं पे दिखा रहे क्या, इंटरवेंशन ले रहे क्या, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड जो इनके ट्रीटिंग फिजिशियन है उन्होंने भी बोला है रेगुलर स्कूल की ही रिक्वायरमेंट है, इन्हें स्पेशल स्कूल रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं। वो बहुत अलग तरह के केसेस है जिनके लिए स्पेशल स्कूल्स बने, बट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म शुड बी केप्ट इन अ रेगुलर स्कूल, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सेकेंड, जब हम एडमिशन करवाते हैं तो बच्चे का एक कॉग्निशन लेवल कितना है, हमारे लिए वो एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड बच्चा उस ग्रुप में बैठ पाएगा कि नहीं, कई बार सपोर्ट के लिए एक शैडो टीचर का भी रिक्वायरमेंट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, बट वो वीन ऑफ करना भी जरूरी है कि पूरा समय शैडो टीचर के साथ बच्चा ना बैठे। इंडिपेंडेंट जितना बच्चा होगा उतना बेटर तरह से एडजस्ट कर पाएगा नई नई सिचुएशन में, नए नए सेटिंग में। सो उसके बाद में फिर आते जहाँ पे एकेडमिक्स की बात आती है, सो रोट लर्निंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इनिशियल प्राइमरी स्कूल का तो ये काफी अच्छा क्लियर कर सकते हैं, एंड दैट टू वही कॉग्निशन पर ही डिपेंड करता है। लेटर ऑन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ग्रेड्स की, वो हम फिर बच्चे के नीड के हिसाब से हम 1-2 क्लास रिपीट भी करवा सकते हैं, उसमें ऐसा इशू नहीं। बच्चा 1-2 क्लास पीछे भी चलेगा तो दैट इज नॉट एन इशू, द चाइल्ड शुड बी कंफर्टेबल, ऐसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहे उसमें। मतलब मैं आपकी बात से अगर अपने शब्दों में बोलूं तो क्या मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंक्लूसिव स्कूल भी ठीक है, बट आप नॉर्मल में, बिकॉज पेरेंट्स के लिए एक नॉर्मल स्कूल में भेजना बहुत चैलेंज होता है, वो डे टू डे इस चीज में रह रहे होते हैं कि आज कौन सी कंप्लेंट्स आएंगी या वो नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं। तो मतलब हमें लगता है इंक्लूसिव स्कूल्स होने चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप सोच रहे हैं कि हम इस बच्चे को स्कूल में डालना चाहते हैं, स्कूल में डालने का मतलब ये होता है कि ग्रुप ट्रेनिंग है जहाँ पे सर्टेन लेवल ऑफ सिटिंग रिक्वायर्ड है, सर्टेन लेवल ऑफ कोऑपरेशन विद द पीयर ग्रुप और दूसरे बच्चों के साथ में, सारे तरह के टीचर से इंस्ट्रक्शंस लेना रिक्वायर्ड है। तो उसकी नीड्स को समझते हुए जो एक इवैल्यूएशन होता है कि क्या हमारे बच्चे में अटेंशन उतना है कि नहीं, उसका कॉग्निशन या समझ किस लेवल की है और कौन से क्लास के लिए वो रेडी है, उसकी एकेडमिक स्किल्स कितनी है, उसके हिसाब से स्कूल और सही क्लास चुनना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, बहुत बार पेरेंट्स पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते हैं और स्कूल्स हरी में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होते हैं, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। यदि शुरू से हमें पता है कि इस स्कूल में सिटिंग रिक्वायरमेंट इतना है, तो क्या हमें अपने बच्चे को कितनी देर के लिए भेजना चाहिए, कब हम उसे वापस ले सकते हैं, जिससे वो स्कूल भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहे, एक टॉर्चर ना बन जाए। और मॉडिफिकेशंस पॉसिबल होने चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो एकेडमिक के लिए मॉडिफिकेशन हो या पूरे करिकुलम के लिए मॉडिफिकेशन हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल में ही रख पाएं। कहीं कहीं यदि लगता है कि इंक्लूसिव स्कूल्स की ज़रूरत है जहाँ कुछ हिस्सा उनका स्पेशल एजुकेशन या थेरेपीज में भी जाए, तो वो एक टोटली अलग चीज़ है। अनदर थिंग, यहाँ पेरेंट्स को ये हमेशा समझना चाहिए कि एकेडमिक्स को जो डे टू डे में रिक्वायर्ड है, प्रेगमेटिक है, ज़रूरत का है, उस तक देखें। बहुत ज़्यादा हद तक कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से क्लास में हैं, यदि हम उसमें बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं और बच्चे को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, तो वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता है। ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझ पा रहे होते हैं, उनके लिए लंबे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारे मौके हैं जहां पर बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, चाहे आप उनका एग्जाम ले रहे हो, चाहे आप उन्हें पढ़ा रहे हो। और इसको इम्प्रूव करना सबका रोल होता है इसमें, स्पेशल एजुकेटर का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है। तो जब तक आप उनका लेवल और उनके हर्डल्स समझिए, और वो हर बच्चे के बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और वो हर्डल बेस उनको ट्रेन करिए और फिर समझ के रखिए कि इतना ही गोल है, हमें यहाँ तक जाना है, वहां तक आप पहुंच गए, फिर नेक्स्ट के लिए रेडी करिए। यदि बिना गोल सेट किए, बिना असेसमेंट किए आप उनको एकेडमिक्स में धकेल रहे होते हैं, तो कई बार आगे जाके उनमें साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डिप्रेशन,
विड्रॉन हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर इन केसेस में जो बच्चा बहुत अच्छा रह सकता था नॉर्मल डे टू डे में, उसको हमने एक और साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटी दे दी जब तक वो 15 साल का हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली ये एक सबसेट है जहां पर हमें एकेडमिक्स को कहाँ तक इम्पोर्टेंस देना, कहाँ तक उसको प्रैग्मेटिक बना के रखना, कामकाज करने के लिए कितना पढ़ाई जरूरी है, ये सारा शुरुआत से ही समझना पड़ता है। अभी हम जब ऑटिज्म के बच्चों की बात कर रहे थे तो जो सबसे मेन डे टू डे लाइफ में हमारे जो यूज होता है एक वर्ड है थेरेपी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चे की थेरेपी कब से स्टार्ट की जाए, कितनी चलनी चाहिए, और कौन सी ऐसी थेरेपी है जो कि एक लेवल पे स्टैग्नेंट रहनी चाहिए, मतलब पेरेंट्स अपने फेलो पेरेंट्स या किसी और की बातों में आके उसको बीच बीच में ड्रॉप नहीं करें, क्योंकि वो एक रिग्रेशन बनता है। सो मैम आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे शुरू में जब भी हम देख रहे हैं कि गैप है और शुरुआत से हम ये बोल रहे हैं कि ऑटिज्म के लिए कोई दवा नहीं है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि जैसे ही हम अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं, हम थेरेपीज की बात कर रहे हैं। अर्ली इंटरवेंशन में जैसे ही थेरेपी जो हम शुरुआती लेवल पे बात करना चाहते हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इन बच्चों में रिसेप्टिव लैंग्वेज पुअर होता है। वो हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कमांड्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे हैं, और सुन के उसको समझ नहीं रहे हैं। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो डेफिनेटली रिसेप्टिव लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का काम करता है, हाइपर एक्टिविटी को सेटल करता है, फोकस और अटेंशन को इम्प्रूव करता है, और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में हेल्प करता है। सो अगेन, जैसे कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी या कोई भी थेरेपी शुरू होती है तो उसके भी गोल्स होते हैं, उसका भी प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसका भी एक टाइम लाइन होता है, उसका भी एक पीरियोडिक रिव्यू होता है कि हमने कहाँ से शुरू किया था, हम कहाँ पहुँचे हैं, और जो हमारे गोल्स हमने डिसाइड किए थे क्या हमने वो अचीव किए हैं। तो सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि जब शुरू हो तो असेसमेंट हो, हम क्या अचीव करने वाले हैं वो पेरेंट्स और थेरेपिस्ट के बीच में डिस्कस हो। थेरेपिस्ट क्या करेंगे जो उस सेशन में कंक्लूड होगा, पेरेंट्स क्या करेंगे घर पर, और पेरेंट्स का क्या हिस्सा है, क्या रोल है, वो डिसाइड होना चाहिए। जब भी कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो विद इन फैमिली ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें सब कुछ थेरेपिस्ट करेगा, नो, नॉट एट ऑल। थेरेपिस्ट आपको मदद कर रहे हैं, आपको उनसे सीखना और समझना है कि डे टू डे में अपने लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंजेस लाने हैं, कि जो कमियां रह गई हैं उनको धीरे धीरे कैसे पूरा करना है। तो जो गैप्स रह गए हैं उसके समझने में, लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में, कमांड फॉलोइंग में, उनको हम ग्रेजुअली कैसे ब्रिज करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑफ कोर्स इज फर्स्ट एंड प्राइमरी थेरेपी विच मोस्ट पेरेंट्स विल गो फॉर, वो शुरुआत करते हैं। उसके बाद में ऑफ कोर्स स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ये सब कैसे एड ऑन होने चाहिए जब आपने प्राइमरी हर्डल्स क्रॉस कर लिए हैं, बच्चा बैठने लगा है, आपकी बात सुनने लगा है, कमांड फॉलो करने लगा है, उसको समझता है कि जब हम बोल रहे हैं ग्लास उठा के ले आओ तो उसका मतलब क्या है, बोल भले ही नहीं रहा है, चीज़ों को पॉइंट करने लगा है, पिक्चर बुक्स में पहचानता है, आसपास चीज़ें देखता है, उनको पॉइंट करने शुरू कर दिया है, वहाँ उसकी वोकैबुलरी बढ़ाने की ज़रूरत होने लगती है। जैसे ही हमें लगता है वोकैबुलरी इंप्रूव हुई, अब उसका कॉग्निशन, लर्निंग, एकेडमिक्स बढ़ाने की जरूरत होती है, तब स्पेशल एजुकेशन का रोल आता है। सो एवरीथिंग हैज अ फ्लो। ये जब तक फ्लो में रहेगा, जब तक टारगेट बेस्ड रहेगा, इस सब की यूटिलिटी है। एक रैट रेस की तरह करते जाना, बिना टारगेट के करते जाना, बिना गोल्स डिसाइड किए करते जाना, आपका टाइम वेस्ट भी है, आपका मनी वेस्ट भी है, और ऑफ कोर्स आप एक बच्चे को वो नहीं दे पा रहे हो जो वो डिजर्व करता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा लॉस में दैट चाइल्ड इज देयर, राइट, जिसको कि वो नहीं मिल पा रहा है जो उसे चाहिए इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। And also visual cues help them a lot in understanding. So जब हम gestures की बात करते हैं कि बच्चे का हम छोटे लेवल पे हम कैसे वर्क करें, जब भी आप कुछ बोल रहे हैं एक्शन वर्ड्स को इशारे के साथ भी लिंक करिए तो बच्चा बहुत जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। आओ, जाओ, लो, दो, सिंपल एक्शन वर्ड्स को हम वोकैबुलरी के साथ अपने कंबाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की बात करें
कई बार बच्चे क्या रहते हैं कि जैसे ब्रशिंग के लिए जा रहे हैं तो उनको अनकंफर्टेबल लगता है ब्रिसल्स, तो हम पहले से ही थोड़ा सा बच्चे को सिखा सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। एंटिसिपेशन जहाँ पे आता है उधर बच्चे का एंजाइटी भी थोड़ा कम होता है। सो हम वो घर की चीज़ों से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यू कैन टेक आउट पिक्चर क्यूज ऑल्सो, आपको फ्लैश कार्ड्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। जैसे एक बच्चा ब्रश करता हुआ, सो अगर आप सिंपली तभी टाइप करेंगे आपको गूगल में बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। सो आप वो निकाल सकते हैं, इसको लैमिनेट करा के बच्चे को दिखा सकते हैं कि अब हम ब्रश करने जा रहे हैं। सो कार्ड को फिर वहीं रखिए जहाँ पे बच्चे का ब्रश करने का एरिया है, उससे एक ओरिएंटेशन भी बच्चे का बन जाता है कि क्या चल रहा है, और बच्चा उसको देख देख के जल्दी एंगेज भी कर पाता है। मेक श्योर कि बच्चे का ध्यान आप पर हो, या इवन को शेयर्ड एक्टिविटी, अगर आप भी साथ में ब्रश कर रहे हैं, हेयर कट करवा रहे हैं, तो बच्चा और कंफर्टेबल हो पाता है। सो ऐसे वेरियस मोडालिटीज है जो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती हैं प्राइमरी लेवल पे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, बिकॉज हम एक दूसरे तरफ बैठे होते हैं, तो जो हम डिफरेंस देख पा रहे होते हैं कि क्या दिक्कत है पेरेंट्स में कि हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी ऑटिज्म के बच्चे के पेरेंट्स बैठे होते हैं, बच्चे में और उनमें मुझे कोई कनेक्ट नहीं दिख रहा होता है, राइट? तो बहुत बार मुझे ये बोलना पड़ता है कि क्या तो आप इसके ऑटिज्म के डायग्नोसिस से इतने ओवरवेल्म्ड हैं कि आप वो चीजें खो चुके हैं जो एक नॉर्मल कनेक्ट होता है। सो प्लीज कनेक्ट टू योर चाइल्ड, ही शुड रिकॉग्नाइज कि मेरे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, और लाइक यू नो, राइट? सो बहुत बार जब भी मैं आई वॉज लाइक यू नो, आई शुड से अ यंगर प्रोफेशनल, I was not connecting to my patients very well. मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ आज। I have learned it over the years. मुझे पता है कि यदि मैं वो फ्लोर मैट पे बैठ के उनसे बात नहीं करूंगी, they would not connect to me. फिर हम बच्चे को ब्लेम करते हैं, अरे ये तो देखता ही नहीं है, हम इसके कहाँ से असेस कर लें, राइट? बट ओवर द ईयर्स अब मुझे पता है कि जो बच्चा बहुत भी पीछे है वो भी आपसे कनेक्ट होता है, कोशिश तो करिए, राइट? So even children who are like you know very far behind in terms of milestones, उनसे भी आपको कनेक्ट होना पॉसिबल है। उसके तरीके ढूंढने पड़ते हैं। आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, राइट? सो यदि आप में पॉजिटिविटी नहीं है, आप अपने आप से ही बहुत ऐसे थके हुए बैठे हो, डेफिनेटली दे वुड नॉट कनेक्ट टू यू, राइट? So this is one very important point, how positively you are feeling inside. आप उस बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपके हाव भाव क्या हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और इमीडिएटली पूरा सीन चेंज हो जाएगा। वो बच्चा आप तक आएगा। क्यों आप बोलते हैं कि वो थेरेपिस्ट को तो रिस्पॉन्ड करता है, उसको नहीं करता है, राइट? सो इट्स सेम थिंग इज विद पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल। वो तो करवा लेते हैं, वो नहीं करवा पाता है, ठीक है? सो दैट मीन्स जो करवा पा रहा है उससे सीखिए। तो चाहे वो थेरेपिस्ट हो या दूसरा फैमिली मेंबर्स हो, उनके ट्रिक्स और टेक्निक समझिए। धीरे धीरे वो आपकी आदत में हो जाएगा। शुरू में आपको एज अ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी। सो इफ यू हैंडल योर चिल्ड्रन विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, आई एम श्योर कि आप 5 दिन का काम 1 दिन में करवा सकते हैं उससे। एंड सेम इज ट्रू विथ थेरेपिस्ट एज वेल। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम ने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट बताई कि कनेक्शन बच्चों के साथ होना और पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, जबकि ठीक है थोड़ा टायरिंग होता है। एंड यू नो आई सी दैट इन टाइमलाइन। पहले 2 बार में जब वो बहुत एंग्शियस हो रहे होते हैं, बच्चा उनसे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता है। वो सेटल डाउन हो चुके हैं कि हाँ मेरे बच्चे में ये कमी है और मुझे इसमें ये हेल्प करना है। तीसरी बार में आई कैन सी द चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद देम, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट देयर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज कि हम कैसे उनके फैमिली डायनेमिक्स को चेंज होते हुए देखते हैं। ये फैमिली डायनेमिक्स शुरुआत में ही यदि बहुत अच्छा हो जाए तो हम वो एक लंबा खींचरा है उसका डिसेबिलिटी वाला पार्ट, उसको बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स को बच्चे के एनवायरनमेंट से रिमूव करें, बिकॉज दे आर एबल टू कनेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स मोर। जैसे हमारे लिए नेचुरल है कि हम बात करते हैं लोगों से, उनके लिए इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट से रहता है। तो आप ऑब्जेक्ट्स हटाओ, बच्चा नेचुरली फिर धीरे धीरे करके आपके लोगों से कनेक्ट होना चालू करेगा। सो एक ही चीज जो आप ओवर स्ट्रेस करते हो वो है स्क्रीन,
लेकिन जो फिक्स्ड इंटरेस्ट हैं, दूसरे टॉयज हैं, वो भी अल्टीमेटली स्क्रीन की तरह ही काम कर रहे हैं, राइट? चिल्ड्रन हु आर ओवर एंगेज्ड विद पिक्चर बुक्स, विद ब्लॉग्स, सो उनका स्क्रीन दूसरा जगह शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बट द ह्यूमन कनेक्ट इज स्टिल लैकिंग। उनका जो आसपास के लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए वो अभी भी मिसिंग होता है। बहुत ही अच्छा सेशन था, मैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए जो पेरेंट्स के रहे हैं। तो थैंक्स टू रचना दुबे मैम एंड थैंक्स टू शुभी मैम, डॉक्टर शुभी मैम। तो हमने बहुत कोशिश करी है कि हम ज़्यादातर एरिया कवर कर लें और बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के मन में भी होंगे। सो मैं डेफिनेटली चाहूँगी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें अपने कमेंट्स में या फिर हमारे कॉन्टेक्ट्स दिए हैं, आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं, या तो हम उन्हें वहाँ आंसर करेंगे या फिर हम डेफिनेटली हम तीन फिर से आपके क्वेश्चंस के साथ दोबारा एक और सेशन बनाना चाहेंगे। सो ऑल पेरेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज हमें डेफिनेटली कमेंट्स में दें, कॉन्टैक्ट्स पे दें और हमें एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि हम फिर से तीनों लोग बैठें और आपके क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।